आज हम लोग एक ऐसे केस के ऊपर नज़र डालेंगे जिसने इस केस को हैंडल करा था। उन पुलिस ऑफिसर्स ने भी इस केस के बारे में इतना बुरा भला कहा था कि भाई ऐसा केस अपने करियर में मैंने ना कभी पढ़ा ना कभी देखा। और इस केस को सॉल्व करने वाले ऑफिसर बेचारे बहुत ही मेहनती और लगनदार थे, जिन्होंने इस केस को इसकी औकात दिखाई और उस मुजरिम को पकड़वाया। तो आइए बिना कुछ फालतू की बात किए इस केस की शुरुआत करते हैं। 21 साल की जवान लड़की है जिसका नाम है आसमा। वो अपनी पढ़ाई को हॉस्टल में रहकर पूरा कर रही होती है। उसकी फैमिली थोड़ी रिलीजियस टाइप की होती है, जिसमें कि उसके एक पिताजी होते हैं और उसकी एक अम्मी जान होती है। पिताजी थोड़े सख्त मिजाज के होते हैं, जो कि अपनी जवान बेटी पर नजर रखते हैं और उसका पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं और उस पर कहीं कहीं पर शक भी जाहिर करते हैं। इसी चीज को देखते हुए उन दोनों के बीच सही से नहीं बनती है, जिससे कि वो लड़की अपनी माँ से ही ज्यादा चिपक कर रहती है। खैर, लड़कियां तो अपनी माँ से ज्यादा क्लोज रहती हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन हैरानी की बात जो है वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और इस केस को लास्ट तक सुने। न जाने आपके कौन सी बात कहाँ पर समझ में आ जाए और उस पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसे आप इग्नोर कर दें। बहुत ध्यान से आप लोगों को ये केस को सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लड़की का नाम होता है आसमा, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। आज 31 जनवरी 2005 है। आसमा अपने घर से निकलकर हॉस्टल के लिए रवाना होती है। उसके घर में एक उसके पिताजी हैं और एक इसकी अम्मी जान है। इन दोनों की ये अकेली ही औलाद होती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और बेचारी फैमिली वाली लड़की होती है, एकदम बढ़िया। अपने माँ बाप को खुश रखने वाली लड़की होती है, एकदम शरीफ। ये एक दिन अपने घर से जब हॉस्टल के लिए निकलती है, तो ये थोड़ी सी लेट अपने हॉस्टल में पहुंच जाती है। पहुंचकर ये सो रही होती है। इतने में ही रात के 1:30 बजते हैं। 1:30 बजे ये लड़की गहरी नींद में होती है। तभी कोई हॉस्टल की बाहर की खिड़की से अंदर आता है और इसके ऊपर चढ़ जाता है, इसके ऊपर एक तरीके से लेट जाता है और उसके सर पर हाथ रख देता है। इतने में ही वो लड़की डर कर चीखने लगती है कि आखिर ऐसा किसी के भी साथ हो तो वो भी डर जाएगा, भाई मैं खुद डर जाऊंगा। तो जैसे ही वो उसके ऊपर रखती है तो एकदम चीखने लगती है। उस लड़के को एकदम गुस्सा आता है और वो क्या करता है, उसके हाथ में एक पत्थर होता है, वो उसी पत्थर से उसके सर पर 3 से 4 बार वार करता है, जिससे लड़की खूनम खान हो जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक जवान लड़की का अंत हो चुका है। उसके जितने भी ख्वाब थे उन सब का अंत हो चुका है। उसकी जितनी भी कहानियां थी, जो भी उसकी फीलिंग्स थी, वो सब की सब मर चुकी हैं। अब देखिए ये कितना घिनौना काम ये लड़का करता है। ये सबसे पहले उसको खचेड़ता हुआ उस हॉस्टल के वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है और उसके दोनों हाथों को इस तरीके से बांध देता है और उसके बाद में वो उसके साथ रेप करता है, यानी उसकी डेड बॉडी के साथ में वो रेप करता है। जो इस केस को हैंडल कर रहे थे पुलिस ऑफिसर्स, वो भी इतना ज़्यादा दुखी थे इस कहानी को बताते वक्त कि वो रोने लगते हैं कि आखिर हमने अपनी लाइफ में इतने केस हैंडल करे हैं और काफ़ी सॉल्व भी करे हैं, लेकिन इस जैसा घिनौना केस हमने आज तक नहीं देखा। अब सोचने वाली बात ये थी कि क्या उस हॉस्टल के अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? क्या कोई और रूममेट्स नहीं थे, उसके फ्रेंड्स नहीं थे? आखिर कैसे इस लड़की की रात के वक्त हत्या हो जाती है और उसका रेप हो जाता है और मुजरिम वहां से फरार भी हो जाता है? इसकी कानों कान में खबर किसी को भी नहीं लग पाती। तो चलिए इस केस को अब सॉल्व वाले भाग पर लेकर चलते हैं। इसी के साथ की एक क्लासमेट होती है, जो कि साइड वाले कमरे में ही सो रही होती है। वो जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि खून से लाइन बनी हुई है किसी को खचेड़ने की। इतने में ही वो चीख जाती है। तो जो भी उसकी साथ की फ्रेंड्स थी वो वहां पर मौके पर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद सब की सब रोने लगती हैं और उस लाइन का पीछा करती हैं जहां तक वो जा रही होती है। वहां पर जाने के बाद में वो देखती हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड आसमा
मरी हुई हालत में वहां पर लेटी हुई है और वो पूनम खान है। तभी वो लोग डर कर चीखने लगते हैं। तब वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पहुंचता है और पुलिस को कॉल करता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और बॉडी को वहां से अपने अंडर में कर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है अगले दिन। तब तक उनकी फैमिली वाले जो दोनों थे, उनके माता पिता, आसमा के माता पिता, वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं और उन्हीं के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उनको पढ़कर सुनाया जाता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी की हत्या हुई है, जो कि सर पर कोई भारी चीज लगने से हुई है और उसकी बॉडी के साथ में रेप किया गया है। सोचिए उन माँ बाप के ऊपर कैसी बीती होगी जिन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा काम होते हुए सुना होगा और अपनी बेटी को मरा हुआ देखा होगा, जिसमें कि उनकी अकेली औलाद थी और उन्होंने हॉस्टल में उसको पढ़ने के लिए छोड़ रखा था। माँ का बुरा हाल हो जाता है रोते रोते। बाप भी बेचारा बहुत रोता है, बहुत रोता है। फिलहाल पुलिस ये परेशान थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, वो भी एक हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल के अंदर लड़की सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगी। तुरंत के तुरंत मौके पर से ही सिक्योरिटी गार्ड को उठाया जाता है और किया जाता है हिरासत के अंदर बंद। सबसे पहली पूछताछ उन्हीं से चालू होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे थे, आखिर तुमने गेट में से किसी को दाखिल होने क्यों दिया। अब देखिए, सोचने वाली बात यह भी थी कि जब ऑफिसर्स उस हॉस्टल के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं, वहां के रूल्स को देखते हैं, तो उनमें सबसे हैरानी की बात सामने ये आती है कि उस हॉस्टल के अंदर बॉयज अलाउड ही नहीं है। यानी कि कोई आदमी अंदर जा ही नहीं सकता, वो गर्ल्स हॉस्टल होता है। तो सोचने वाली बात थी कि आखिर ये बंदा कैसे चला गया जिसने आसमा के साथ इतनी गंदी हत्या करी, इतना गंदा उसके साथ जुर्म करा। तो बहरहाल उसको काफी ज्यादा मारपीट उसके साथ करे जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उस बेचारे को कुछ पता हो तो वो बोले। वो कुछ भी नहीं बोलता। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे सामने कोई भी अंदर नहीं गया। बहरहाल पुलिस इसको छोड़ देती है और कहती है जब तक हम ना कहें शहर छोड़कर कहीं मत जाना और हमारे कांटेक्ट में ही रहना, और एक फोन पर हमारे मतलब पुलिस थाने में भगे चले आना। अब देखिए दोस्तों, पुलिस इंटर उनका परिचय लेती है, उनके घर वालों का, कितने लोग हो तुम, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आखिर बेटी ऐसा कैसे हो गया, कब गई थी। तो पता लगता है कि बेटी रात 11 बजे ही, हत्या वाले दिन रात 11 बजे ही माँ से बात हुई है 1 घंटे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बेटी सोई है। उसके बाद ये जुर्म हुआ है उसके साथ। अब बाप बेटी के लिए अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाता है, ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हुआ है। वो लड़की थोड़ा अलग दिमाग की होती है। मतलब एक दिन उसके घर में वो अकेली होती है, उसके परिवार, उसके जो वहां पर रह रही थी, जहां पर वो, वहां पर लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो उनके साथ भी दिवाली सेलिब्रेट करने चली जाती है, जिससे उसके पिताजी को थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, क्योंकि मुसलमान होकर दिवाली सेलिब्रेट करना हजम नहीं हुआ हो, जो भी हो। बहरहाल वो सब मना करते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो लड़की इतनी अच्छे मिजाज की होती है, कहती है पापा हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी हमारे साथ ईद मना सकते हैं, हम भी दिवाली मना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। तो देखिए, इसी बात से पता लगता है कि वो लड़की कितनी मिलनसार थी। अब देखिए, जिस उनके माता पिता के बयान होते हैं कि जिस दिन ये लड़की हॉस्टल गई थी, तो ये अपने कजन भाई के साथ में हॉस्टल गई थी। अब आइए कजन भाई की थोड़ी सी स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। इस लड़के का एक कजन ब्रो होता है जिसका नाम होता है आफताब। लड़का स्मार्ट होता है, अच्छा खासा होता है, उसके पास में एक कार होती है जिसको वो टैक्सी में चलाता है, यानी येलो नंबर प्लेट की उसके पास एक गाड़ी होती है। एक दिन एक दिन क्या, जिस दिन हत्या वाले दिन ही उसके पिताजी उसको बुलाते हैं, कहते हैं आफताब बेटा तू हमारी आसमा को हॉस्टल छोड़ गया। वो खुशी खुशी कहता है, वो खुशी खुशी कहता है कि ठीक है चाचा मैं छोड़ आऊंगा, आप भेज दीजिए। अच्छा, आसमा उससे फ्रेंडशिप मानती थी, क्योंकि कजन के अंदर और दूसरे कजन से अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। वो लड़का उसको पसंद करता था। एक दिन क्या, आज ही के दिन वो उसको प्रपोज करता है और कहता है यू मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगे आसमा। तो वो लड़की उससे वहां पर मना कर देती है कि देखो आफ्ताब, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, पर मैं आपको अपना हमसफर नहीं बनाना चाहती। तो उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है और वो थोड़ा परेशान भी होता है। अब इतना पता लगने के बाद पुलिस को उस पर
शक होता है उसको तुरंत ही अगले दिन उठा लिया जाता है और उससे पूछताछ होती है थोड़े सख्त तरीके से कि आखिर आसमा ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो तुमने उसे जान से ही मार दिया और उसके साथ इतनी गंदी हरकत की। बहरहाल वो भी कुछ नहीं बता पाता, उसको भी पुलिस ऐसा ही कहकर छोड़ देती है जैसा कि उस दूसरे आदमी को छोड़ा था, यानी वॉचमैन को छोड़ा था। अब देखिए सवाल ये था कि आखिर ऐसी हत्या कौन कर सकता है, कौन है ऐसा जो पुलिस की नज़रों से चूक रहा है। अब बारी आती है उस एरिया के सीसीटीवी कैमरा चेक करने की। तो देखिए हॉस्टल का जो कैमरा होता है एक बाहर उसमें एक गाड़ी नज़र आती है, जिसमें वो गाड़ी नज़र आती है, एक गाड़ी होती है जो आई है उसमें तो कोई उतरा है जो कि लंगड़ा है यानी धचकी है, वो उतरा है और हॉस्टल के साइड से जाकर गायब हो गया है, यानी वहीं वहीं तक ही कैमरा आ रहा था। तो अभी एक और राज मालूम होता है पुलिस को कि दो लड़के आए हैं और आने के बाद वो गेट से तो गए नहीं है, साइड में एक पिलर सा है उसको ऊपर चढ़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस तुरंत उन दोनों लड़कों की जांच पड़ताल करती है, कौन है ये, कहाँ से आए थे। बहरहाल वो अगले दिन उनको उनके घरों से उठा लिया जाता है। अब देखिए कहानी कहाँ बदलेगी यहाँ पर। वो दोनों लड़के उसी रात पार्टी करने के लिए उन जो साइड वाले कमरे में दो लड़कियां थी, आसमा की फ्रेंड, उनका बर्थडे मनाने आए थे, जिसमें कि आसमा को भी उनके बारे में पता नहीं है। काश ये लड़की अपने बॉयफ्रेंडों के साथ इस आसमा को भी इनवाइट करती तो आज वो जिंदा होती। सोचने वाली बात है, खैर जो होना है वो तो होना ही है। अब लड़के ऐसा बताते हैं, उनको भी टॉर्चर किया जाता है कि तुमने आसमा के साथ ऐसा किया है। वो लड़के सब कुछ सच सच बोल देते हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, हम अंदर से तो गेट से तो आ नहीं सकते थे, इसीलिए हम बाहर से आते हैं, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब वो बात थी हॉस्टल के नियम तोड़ने वाली, तो उन लड़कियों को भी बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन, उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है। तो लड़कियां रो रो कर माफ़ी मांगती और कहती हैं हमें रात हमने गाने थोड़ी तेज़ चलाकर पूरी रात हमने एंजॉय करा था, ड्रिंक वगैरह भी करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें करी थी, हमने फुल सेलिब्रेट करा था, इसीलिए हमें आसमा के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में पता ही नहीं लगा। अब देखिए कितनी शर्म की बात है, बराबर वाले कमरे में ही ऐसी हत्या हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन उनकी फ्रेंडों को उनके बारे में नहीं पता लगा। ये कितनी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए उन दोनों लड़कियों को जिन्होंने अपनी फ्रेंड को अकेला छोड़ दिया एक बर्थडे पार्टी में। जो दुख में साथ आए, जो सुख में साथ आए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब उन्होंने उसका ही साथ छोड़ दिया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन दोनों का वहां से मसला क्लियर हो जाता है। अब जो बारी थी वो उस धचकी की थी, उस लंगड़े की थी, जिसकी जो हल्का सा ऐसे डबक में चल रहा था कि ये कौन है, इसे पकड़ा जाए। तो मालूम ये होता है उस गाड़ी के नंबर से कि ये गाड़ी तो चुरी हुई गाड़ी है, उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी दर्ज हुई हुई थी। अब ये कहानी यहीं से पलटनी चालू होती है। उस मैकेनिक की पुलिस खोज कर रही होती है, लेकिन उसको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, उधर जो आसमा की फैमिली वाले थे उनके पास में एक कॉल आती है। कॉल आने पर वो लड़का, वो आदमी जो उनकी आसमा की माँ से बात करता है, वो कहता है कि तुम्हारे बेटी और बेटी का मर्डर, एक वो नाम लेता है जो उनके रिलेशन में से होता है, उसने ही किया है, मुझे पक्का यकीन है, उसे पकड़वा पुलिस से, इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब एक चीज और वो कहता है उसकी माँ से कि तुम्हारे बेटी के केस को पुलिस दबा रही है, पुलिस उसको सामने नहीं लाना चाहती ताकि वो उनसे पैसा खा सके। हालांकि ये बात बिल्कुल ही झूठ होती है। अब इतना सुनते ही उसकी माँ और बाप रोड पर धरना देने के लिए निकल पड़ते हैं, अपनी पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके कि पुलिस हाय हाय, हमें इंसाफ दो, आसमा को इंसाफ दो, पुलिस हाय हाय। अब ये सुनकर हंगामा मच जाता है, मीडिया को बहाना मिल जाता है और मीडिया वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि वहां पर उस मौके के सांसद भी आ जाते हैं और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की पुलिस से मांग करते हैं। हालांकि उनको समझाया जाता है, उनको धरने प्रदर्शन पे से उठा लिया जाता है कि देखिए पुलिस का इसमें कोई भी रोल नहीं है, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। जो बात है वो समझ भी जाते हैं। खैर इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं बनता, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब पुलिस उस शख्स को तो ढूंढ ही रही थी जो कि कार चोर था, कि आखिर ये है कौन। तभी पता लगता है एक चाय वाले के द्वारा।
कि मैंने ऐसा आदमी देखा है जो कि एक लंगड़ा है और नई नई कार बदलता रहता है। वो कहता है कि ये एक मैकेनिक है और आपको वहाँ पर मिलेगा। वो उसका स्केच भी तैयार कराता है। अब पुलिस क्या चीज़ है भाई, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस अगले ही दिन उसकी शॉप पर धप्पा मार देती है। भाई साहब नीचे घुसे हुए चाबी कस रहे होते हैं, तुरंत के तुरंत निकाला जाता है भाई साहब को। आ जाओ जी, आ गया तुम्हारा टाइम, आज आज देखेंगे तुम्हें। आने के बाद में भैया ऐसे निकले एकदम जैसा कुछ करा ही ना हो। जब बजता फट्टा पुलिस का पूरी रात, अगले दिन उगल रहे सच पिट पिटाने के बाद कि हाँ जी सर, वो मैं गाड़ी चुराता हूँ बस, और मैंने कुछ नहीं करा। मैं गाड़ी इसलिए चुराता हूँ कि मुझे रात में एसी में सोने की आदत है। मैं नई नई गाड़ी चुरा कर रोज रात को एसी में सोता हूँ। जब 10-15 दिन हो जाते हैं तो गाड़ी को बेच देता हूँ। बताओ यार, कैसे कैसे आदमी पड़े, मतलब एसी में सोने के लिए गाड़ी चुरा रहा बंदा। आखिर पुलिस को यहीं से उसका झूठ का पता लग रहा कि ये साला 2 नंबर ये आदमी है, फ्रॉड है। खैर कुछ नहीं, उसे भी हिरासत में रखा जाता है अगले दिन। अब अगले दिन आनी होती है डीएनए रिपोर्ट, क्या आखिर रेप जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है। अब इन भाई साहब का भी डीएनए निकाल लिया जाता है, टेस्ट करा जाता है। तो अगले ही दिन जब दोनों को मैच किया जाता है तो ये दोनों डीएनए बिल्कुल सेम निकलते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उसके पास जाते हैं और उस पर पहले तो अपने हाथों से गरम गरम जो है वो फट्टा तोड़ते हैं, खूब बजाते हैं उस पर दिल भर के, क्योंकि उनका दिमाग इतना खराब हो चुका था इस केस को सॉल्व करने में कि जिसकी कोई हद नहीं। इसमें कई साल लगी थी जब जाकर ये केस सॉल्व हुआ था, और उनको उस बच्ची को इंसाफ दिलाना था। दिल से वो इस केस की मेहनत कर रहे थे, इसको इसकी हद तक ले जाने के लिए, इसके अंत तक ले जाने के लिए। तब वो बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या हुआ था उस रात। तो आइए सुनते हैं दोस्तों, आखिर इसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि देखिए सर, एक दिन ये लड़की जो थी आसमा, ये अपने हॉस्टल के अंदर दाखिल हो रही थी। ये बहुत मुझे खूबसूरत लगी, बहुत हॉट लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ, लेकिन होमगार्ड मुझे रोक देता है, जो वहाँ का वॉचमैन होता है, कि नहीं बॉयज़ अलाउड नहीं है, जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस बुला लूँगा। तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ। उस दिन देर रात मुझे पता लगा कि हॉस्टल के अंदर ज़्यादातर रूम्स खाली हैं और सभी लड़कियां छुट्टी मनाने घर गई हुई हैं। बस कुछ ही लोग हैं। तो मुझे पता लगा आसमा भी अंदर ही है। तभी मैं ऊपर चढ़ता हूँ और बाहर वाला कमरा ही आसमा का होता है। मैं खिड़की से अंदर जाता हूँ। सर मैंने उसके साथ बस रेप करने का ही सोचा था और मेरे साथ हत्या का मामला नहीं था, लेकिन उसने चीख पुकार इतनी मचा दी कि मुझे उसे मारना पड़ा। मैं अंदर जाता हूँ, उसके ऊपर लेटता हूँ, हाथ फिराता हूँ, तभी वो उसके चीखने लगती है। तो मेरे हाथ में एक पथरीला सी चीज आ जाती है वहां पर। वो एक चीज बताता है, पता नहीं क्या उसके रूम में रखी होती है। मैं उससे उसे मार देता हूँ। फिर मैं उसके साथ पूरी रात रेप करता हूँ और उसके वहां पर एक खत भी लिखा छोड़ता हूँ कि तुझसे प्यार मांगा था, प्यार ना देने की सजा मिली है ये तुझे। अब सोचिए दोस्तों, ऐसी हैवानियत वाले लोग हमारे देश के अंदर पल रहे हैं। आखिर ऐसा इतना गिरा हुआ काम कोई इंसान कैसे कर सकता है। पहले उसको मारा गया, फिर डेड बॉडी के साथ रेप किया गया। सोचिए दोस्तों, सोचने में ही ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत गोली मार देनी चाहिए या फांसी पर लटका देना चाहिए। क्या ये हमारे देश के कानून की कमी की वजह से हत्यारे पल रहे हैं। आखिर मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमारे तुम्हारे बीच भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इतनी आज़ादी है कि वो किसी को भी, किसी की ज़िंदगी 2 मिनट में बर्बाद कर दें अपने 10 मिनट के मज़े के लिए। आखिर ऐसे लोगों की मानसिकता कितनी ख़राब हो सकती है कि इसकी कोई हद नहीं है दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, और ये भी इस बेचारी की ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी होती है और कहानियों के पन्नों में इसका नाम भी लिख दिया जाता है। ये थी एक मासूम लड़की आसमा की मर्डर केस की कहानी। ये एक सच्चा मर्डर केस था। तो मैं मोहम्मद शाद आपसे विदा लेता हूँ फिलहाल इस केस के अंत में। मिलते हैं फिर किसी नए केस के साथ। हमारा मकसद बताना नहीं, बचाना है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।